हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टर्निंग पॉइंट। आज हमारे चैलेंज का डे 6 है और इसमें हम लेने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी विथ ऑल पीवाईक्यू एंड विथ ऑल कंसेप्ट। इससे पहले हमने चैलेंज के 5 डेज कंप्लीट कर दिए। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने इम्पॉर्टेंट और इजी कंसेप्ट लिए थे, लेकिन आज मैं पूरा वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट करने जा रही हूँ। मतलब उसके सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे विथ ऑल पीवाईक्यू। अगर एक दो क्वेश्चन बच भी जाते हैं तो वो आपको सॉल्व कर देने, या फिर अगर आपको नहीं आ रहे तो आप अपने टीचर से सॉल्व कर सकते हो। चलो हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। लेट्स गो। जैसे कि हमारे चैलेंज का डे 6 है और टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। वर्क इन डेली लाइफ में जो वर्क होता है, इसे वैसे आप क्या कहोगे कि आज मैंने पढ़ाई की और मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब इसको हम काम कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में इस पढ़ाई को काम नहीं कहते। फिजिक्स में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसे वर्क कहते हैं, ना कि आप जो बैठे उसे कहते हो। आपने पढ़ाई की तो आप कहते हो मैंने वर्क किया, लेकिन फिजिक्स में वैसा नहीं होता है। फिजिक्स में वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर यहीं पे अगर कोई वेक्टर प्रोडक्ट होता तो हम लिखते, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट होता किसी का, तो जैसे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू नो चलो आगे देखेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। अगर किसी का वेक्टर प्रोडक्ट होता तो हम यहाँ पे लिखते साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे है स्केलर प्रोडक्ट तो हम लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। और इसका यूनिट क्या है, यूनिट आपको निकालना आता है, क्योंकि अगर आपको पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो वर्क का यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर, और जिसे हम लिख सकते हैं जूल। तो इसमें क्या था ना कि मेरे क्लास में जो एक लड़की थी वो जूल को जाउल बोलती थी। इस पर मतलब बहुत मैं और मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत इस पर हंसते थे। लेकिन मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन, मैं तो जूल ही करती हूँ, लेकिन जाउल भी होगा तो आई डोंट नो। लेकिन आपको मतलब ऐसे बताना चाहा मेरे। तो चलो इसका हम देखते हैं डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। आपको अगर पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t-2। जब हमने पढ़ा था डायमेंशनल फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, वो आपको रट जाना चाहिए, m1 l1 t-2। और डिस्प्लेसमेंट यानी l, तो ये आ जाएगा m1 l2 t-2। इस तरह से यूनिट एंड डायमेंशन रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सब बेसिक आता है तो आप इससे यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हो। तो इसमें और एक बात याद करने की है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कब अप्लाई होता है, अप्लाई व्हेन फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होता है तभी ये इक्वेशन अप्लाई होता है। इसको हम आगे में और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है, वर्क डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलो देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। तो उसमें केस 1 देखेंगे। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो ये आ जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री, दैट इज एफ एस। और केस 2 देखते हैं। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसे लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1 होता है तो ये आ जाएगा माइनस एफ एस। इस तरह से आप देख रहे हो, अगर 0 डिग्री है तो एफ एस आ रहा है, 180 डिग्री है तो माइनस एफ एस आ रहा है, और अगर 90 डिग्री है तो इसे लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90। और कॉस 90 0 होता है, इसलिए वर्क डन 0 आ गया। तो आपको आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया हो और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मतलब मैंने क्या किया है ना कि
आपको मैंने अभी केस समझा दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करें, तो मैंने इसका क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 10 मीटर। तो मैंने जैसे आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि आपका कोई डाटा है वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। मास 5 kg है, मतलब आप पढ़ते पढ़ते ही आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। और डिस्प्लेस कितना हुआ है, 10 मीटर से डिस्प्लेस हुआ है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और जिसकी डायग्राम भी हमें नीचे दी है। एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन और 10 मीटर से ये डिस्प्लेस हुआ है, 5 kg का ब्लॉक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो हमें पता है अगर एक्सटर्नल फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो वर्क डन एफ आ जाएगा। डायरेक्टली भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप बहुत सारे, तो डायरेक्टली याद हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा एफ। तो फोर्स है 10 और डिस्प्लेसमेंट 10, दैट इज 100 न्यूटन सेकेंड, या फिर इसे जूल लिख सकते हैं। तो केस 1 को अप्लाई कर दिया, तो केस 2 को भी अप्लाई कर देते हैं। इन सेम क्वेश्चन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम क्वेश्चन है, सेम सिनारियो है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे 5 kg आ गया, तो सेम सिनारियो है। तो हम सॉल्व करते हैं अब। वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स इसके नीचे लगेगा, मतलब mg इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो अकॉर्डिंग टू जो हमने केस देखा था उसके अकॉर्डिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा 0। और केस 3 देखते हैं हम। इन सेम क्वेश्चन वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो चलो देखते हैं। अगर इसमें फ्रिक्शन होता तो ऊपर नहीं दिया था, तो ऊपर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इधर दिया है और कोएफिशिएंट भी दिया है फ्रिक्शन का। वैसे फ्रिक्शन को हमने हमारे लेक्चर 5 में डे 5 में कंप्लीट कर दिया है, और किसी को डाउट है तो आप जाके देख सकते हो, और नहीं है तो आगे बढ़ सकते हो। तो 5 kg इधर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया है, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है। तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है 180 डिग्री। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा पहले वो फाइंड आउट करने पड़ेगा, क्योंकि तभी हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है म्यूएस इंटू एन, और एन यहाँ पे आ जाएगा mg। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे, मतलब म्यूएस कितना है 0.2, मास कितना है 5 और g 10, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 10 आ जाएगा। वर्क डन बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन ये कैसे आएगा, फोर्स एफ एस कॉस 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, और ये आ जाएगा निगेटिव और एफ एल। तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन 2। आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, मतलब क्रिस्टल क्लियर हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। और ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि हमें देखना पड़ेगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वर्क डन बाय विच फोर्स हमें आस्क किया है। वर्क डन बाय नॉर्मल अगर आस्क किया है तो उसका आंसर अलग आएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपसे आस्क किया है तो उसका आंसर अलग आएगा। तो चलो देखते हैं। फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो जैसे कि ये थीटा है तो इधर साइड थीटा आ जाएगा। थीटा के साइड का कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, और उसके अपोजिट होता है mg sin थीटा, और इधर ऊपर नॉर्मल लगेगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, नॉर्मल एक फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर इन दोनों के बीच ये थीटा और वो थीटा अलग है यार, ये थीटा और ये थीटा अलग है, इसे हम थीटा 1 बोल सकते हैं। इधर एफ एस कॉस थीटा 1 बोल सकते हैं, क्योंकि इन नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल इसे हमने थीटा 1 बोला। यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये किया। तो अगर थीटा 90 होता है तो वर्क डन 0 होता है, ये तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही रट जाएगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। तो चलो देखते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर पूछा था नॉर्मल फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों कंडीशन, दोनों सिनारियो अलग है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एफ एस कॉस थीटा 2 लिखते हैं, क्योंकि थीटा 2 किसके बीच का एंगल है, फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो ये आ जाएगा
फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है, cos थीटा 2 कितना आएगा, cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये तो आपको बेसिक में ही हो गया होगा। अगर किसी को बेसिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा mgs साइन थीटा। तो दोनों सिनारियो अलग है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इस केस में क्वेश्चन पूछता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आंसर अलग आएगा, आंसर ये आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको वर्क डन बाय विच फोर्स आस्क किया है। एवरी फोर्स के अकॉर्डिंग हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल चेंज होता है और फोर्स भी चेंज होता है। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में भी आ चुके हैं और नीट में भी आ चुके हैं। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालेंगे? तो जहाँ पे भी आपको वेरिएबल फोर्स दिखे तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक, आई होप कि आप सबका बेसिक बहुत क्लियर है। और अगर किसी का नहीं है और किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ऐसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एक्स में एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 से x2 प्लस एफ वाई डी वाई फ्रॉम y1 से y2 प्लस एफ जेड डी जेड फ्रॉम z1 टू z2। हाउ टू अप्लाई इट? तो मैंने अगर ऐसे ही आपको फॉर्मूला दे दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो मैं बोलती थी यार क्या पढ़ा रहा है टीचर। तो टीचर सही पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, जेईई मेन 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको ये फॉर्मूला। तो चलो हम देखते हैं जेईई मेन का 2021 का क्वेश्चन। तो हमें फोर्स दिया है 5y प्लस 20j कैप। तो फोर्स क्या है 5y प्लस 20। तो फोर्स वेरिएबल है, y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो फोर्स कुछ और आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा। तो फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स और j में है सिर्फ, बाकी कुछ यहाँ पे नहीं दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन इसे लिख सकते हैं एफ वाई डी वाई फ्रॉम y1 से y2। तो एफ वाई डी वाई मतलब इसका इंटीग्रेशन एफ वाई, इसे क्या रखेंगे हम 5y प्लस 20 डी वाई फ्रॉम y1 कितना है 0 टू 10 मीटर। तो इसे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20y। और इसकी अगर हम लिमिट रखेंगे 0 से 10, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस करेंगे और फिर लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, y को 10 रखना है ना, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। तो ये आ जाएगा 500 बाई 2 प्लस 200 और माइनस 0। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 500 बाई 2 आ गया ना, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 900 ये आ जाएगा 900। मैं सॉल्व कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना। मैं क्या कर रही हूँ, इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 400 और इसका भी बेस 2 हो जाएगा। तो हम इसे ऐड कर टोटल को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 4 2 5 250 जूल। यस, हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से हमने जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट है। ये फोर्स जो होता है 2 टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको याद रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं वो याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट अप्लाई करने हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मतलब ये कोई ए से बी तक कोई बॉडी जा रही है, तो ये ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, तो यहाँ पे क्या है ए से बी, तो ये ए से बी इधर से जा रही है, पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3। लेकिन
कोई डिपेंड नहीं करेगा, हर एक केस में, हर एक पाथ में वर्क डन इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनमें वर्क डन does not depend on path, only depend on work done, depend only on final and initial and final position पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे तो चाहे पाथ 1 हो, 2 हो, 3 हो, इन सारों का वर्क डन इक्वल आ जाएगा, क्योंकि फाइनल इनिशियल पोजीशन इक्वल है। तो चलो देखते हैं इसमें से थर्ड पॉइंट, वर्क डन इन अ क्लोज्ड साइक्लिक पाथ इज जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो जो वर्क डन इन साइक्लिक पाथ जीरो आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इक्वल होती है। और फोर्थ पॉइंट है, इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व। तो हम ये आगे देखेंगे। तो चलो इसमें कंपैरिजन कर देते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं उसमें वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन पाथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करते हैं वो पाथ पे डिपेंड करेगा, एंड वर्क डन इन अ क्लोज्ड साइक्लिक पाथ इज नॉट जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इन अ क्लोज्ड साइक्लिक पाथ इज जीरो, बट इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इन अ क्लोज्ड साइक्लिक पाथ इज नॉट जीरो, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी रिमेन कंजर्व रहती है। इसमें जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहती है। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, नहीं रहती है, और जो कंजर्वेटिव है उसमें रहती है। तो चलो इसके एग्जांपल देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, जो कि आप 11th में ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि आप 12th में पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स के सारे पॉइंट कंजर्वेटिव इन फोर्स को अप्लाई होंगे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जैसे फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और विस्कस फोर्स, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव वाले सारे पॉइंट इन फोर्स को अप्लाई होंगे। चलो देखते हैं हम नीट 2019 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है वेरिएबल फोर्स के ऊपर। चलो देखते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसका जो डाटा है या इसमें क्या करना है, तो ये आपको क्वेश्चन देखते ही इसका अप्रोच बन जाना चाहिए। तो इसमें फोर्स दिया है तो आपको दिख रहा है फोर्स वेरिएबल है, वाई पे डिपेंड कर रहा है तो फोर्स वेरिएबल है। एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड वाई इन मीटर, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम वाई, लिमिट भी दी है y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 मीटर। ये क्वेश्चन मैंने लिए क्योंकि ये बहुत बार आ चुके हैं, जेई में भी आ चुके हैं, नीट में भी आ चुके हैं। इसके बाद भी हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे इसके, और ये पूरा ये जो कंसेप्ट होते हैं ना वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो चलो करते हैं। तो ये y के साथ चेंज हो रहा है ना, तो इसे हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई फ्रॉम y1 से y2। तो ये आ जाएगा फोर्स क्या है 20 + 10y डी वाई फ्रॉम y1 से y2। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20y + 10y² डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम, इसका लिमिट क्या है 0 से 1 तक। जो लोअर लिमिट होती है वो नीचे रखते और ये ऊपर। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2 × 5 = 10 और ये आ जाएगा 20 + 5। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, तो ये आ जाएगा 25 माइनस ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इसमें रखेंगे तो 0 आएगा, 0 इस पे रखेंगे तो 0 आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा 25 जूल। वर्क डन कितना है 25 जूल या फिर 25 जाउल। चलो हमारा आंसर आ गया। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये भी उस पर ही है। फोर्स कैसा है देखो, चलो देखते हैं हम। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट, पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, इसे R1 इसे R2 बोल सकते हैं। व्हेन अ फोर्स इतना न्यूटन इज अप्लाइड
हाउ मच वर्क हैज़ बिन डन बाय दिस फोर्स। सॉरी, ये कोई वेरिएबल फोर्स नहीं है, ये कंसेप्ट किसका है, वेक्टर का है। वेक्टर से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क कितना हुआ ये फाइंड आउट करना है। तो जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट आर। तो हमें पहले आर वेक्टर फाइंड आउट करने होगा। आर वेक्टर क्या होता है, आर टू वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसे हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पे आई कैप R2 कितना, R2 पहले लिख लेते हैं कि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, 4J कैप प्लस 3K कैप। और जो R1 है वो आ जाएगा -2I कैप प्लस 5J कैप। तो ये आ जाएगा जो डेल आर है या फिर आर वेक्टर है वो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका आ जाएगा, इधर कोई R2 माइनस R1, तो इधर कोई आई कैप नहीं है, तो 0 माइनस 2 आई कैप और प्लस J अगर लिखेंगे तो 5J, यस R2 4J मतलब 4 माइनस 5J कैप प्लस K कैप में अगर लिखेंगे तो यह आ जाएगा 3 माइनस 0 K कैप, क्योंकि R1 में कोई K नहीं है। ये आपके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 2I कैप और माइनस J कैप प्लस 3K कैप, ये आ जाएगा हमारा आर वेक्टर। और फोर्स तो दिया है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो फोर्स कितना है, फोर्स कितना दिया है हमें, फोर्स दिया है 4I कैप प्लस 3J कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ऐसे कर देते हैं यार। तो डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा 8, J को J से तो -3, और ये K तो नहीं है ना इसमें, फोर्स में नहीं है, तो 3 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा 5 जूल, और इस तरह से हमारा आंसर है 5 जूल। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं बेसिक क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, यार ये क्लियर, हाँ दिख रहा है, अभी क्लियर दिख रहा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन अ DNA 10⁻⁻20 जूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल में क्या रिलेशन है। मतलब एनर्जी जूल में दिए लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी है। तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जो 1 जूल को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमें दिया है 10⁻⁻20 जूल। तो अगर जूल को हम इस वैल्यू से रिप्लेस करें तो यह आ जाएगा 10⁻⁻20 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ओवरऑल आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे इससे ये जाएगा तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 1.6, इससे ये चला जाएगा 1/16, तो ये आ जाएगा 0. फिर एक 0.0 और ये आ जाएगा 6, क्योंकि 16 को 9 से मल्टीप्लाई, मतलब यार इसमें क्या है ना कि मैं मराठी में प्रोनाउंस करूँगी तो ये आपको अगर कोई हिंदी वाला देख रहा है तो उसको कन्फ्यूजन हो सकता है। सो इसलिए कैलकुलेशन में मैं प्रोनाउंस नहीं करती हूँ, मेरे कैलकुलेशन सब मराठी में है। तो वो आ जाएगा 0.06, हमारा आंसर आ गया। आपको पता चला कि हमने क्या किया, जूल में वैल्यू दी थी एनर्जी की, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था। तो हमें इस
इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन पता होना चाहिए। तो इससे हम लिख सकते हैं एक जूल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अगर जूल को हम रिप्लेस करेंगे तो 10⁻20 इंटू जूल की वैल्यू लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो 0.06 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये कोई स्प्रिंग है और इससे हम इस ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हैं, इसे खींच रहे तो लेकिन एक्सटर्नल फोर्स से खींच रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा। और जो एक्स होता है वो मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट होता है ब्लॉक का। और जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन आता है। और अगर हम इसे कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -kx। माइनस साइन हमें क्या शो करता है कि फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसके डायरेक्शन शो करता है। और k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो वर्क डन फ्रॉम मीन पोजीशन टू x ये आ जाएगा -12 kx², जो आपको याद रखना है। और इसमें अब हम देखेंगे, इसमें ही हम बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो वो देखने वाले अब हम। तो कोई दो स्प्रिंग दिए हैं A और B, और A का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है, B का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। तो हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, लेकिन हमें दो केस में फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं केस क्या कह रहे। तो केस 1 हमें कह रही इफ एक्सटेंशन इन बोथ स्प्रिंग सेम, मतलब x सेम होगा तो क्या होगा। तो हमें पता है वर्क डन बाय A हम क्या लिखेंगे, ½ k1x²। और B वर्क डन बाय B क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय B स्प्रिंग क्या लिखेंगे, ½ k2x²। और इन दोनों का x अगर सेम है तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हाफ भी कट जाएगा, x भी कट जाएगा, रह जाएगा k1 k2। तो बताने का उद्देश्य यही है कि अगर x मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो वर्क डन के रेशो डायरेक्ट आता है, मतलब वर्क डन बाय A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग फोर्स, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये रिलेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। केस 2 क्या है, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड, सेम फोर्स अप्लाइड किया है तो हमें पता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है ½ kx²। तो हमें इसमें फोर्स लाना पड़ेगा। तो फोर्स लाने के लिए क्या करेंगे, F इज इक्वल टू kx हमें पता है, माइनस को निगलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे। तो F इज इक्वल टू kx हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, हम x में F ला सकते हैं। तो x को लिखेंगे F/k, तो और x की जगह F/k रखेंगे, तो F/k रखेंगे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग A ½ k1 F/k1 का स्क्वायर, फोर्स तो दोनों में सेम है तो यहाँ पे भी F रखेंगे और B में भी F रखेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k2/k1। कैसे, तो अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो ½ से ½ कट जाएगा, k1/k2 रह जाएगा, लेकिन फोर्स से फोर्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा, इसके से ये k कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/k1, और इस k2 से k2 कट जाएगा, एक k2 कट जाएगा लेकिन एक बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1/k2। और अगर हम इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा k2/k1, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक्सटेंशन सेम होता है तो क्या आता है, इन दोनों में इसका रेशो क्या आता है वर्क डन का, और इसमें वर्क डन का रेशो क्या आता है। आई होप कि मुझे जो समझाना था आप समझ गए। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा है क्वेश्चन और इस पर ही बेस है, और ये आया था CBSE AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। चलो करते हैं। जो क्वेश्चन आके गए हैं और जो इजी है और जो हार्ड भी है वो भी वापस आ सकते हैं, वो कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ही उस पर कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं।
चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू सिमिलर springs P and Q have the spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq. They are stretched first by the same amount, केस A सेम अमाउंट मतलब सेम एक्सटेंशन से केस A में स्ट्रेच कर रहे, देन बाय द सेम फोर्स इन केस B. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय P एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग Q आर रिलेटेड एज इन केस A एंड केस B रिस्पेक्टिवली. तो इन दोनों का रिलेशन अगर फाइंड आउट करना है तो हमें केस A और केस B को सॉल्व करना पड़ेगा. केस A में एक सेम है तो हमें पता है वर्क डन बाय P और वर्क डन बाय Q इन सेम रेशो आ जाएगा. तो Kp स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग P और Kq स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग Q. तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग P और Kq, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और हमें ये बताया है कि Kp ग्रेटर देन Kq. तो अगर Kp बड़ा है और Kq छोटा है तो अगर ये सेम है ना तो इन्हें सेम रहने के लिए Kp बड़ा है तो Kq को छोटा होना पड़ेगा, वर्क डन बाय Q को छोटा होना पड़ेगा और Kq अगर छोटा है तो वर्क डन बाय P को बड़ा होना पड़ेगा. और इस तरह से हम रिलेशन निकाल लिए, हम वर्क डन बाय P ज़्यादा आएगा वर्क डन बाय Q से. तो ये किस में है, वर्क डन बाय P ज़्यादा है Q से, तो ये आंसर कट गया, ये भी दोनों भी कट गया केस A में. और ये क्या हो रहा है, हाँ यहाँ से ही आंसर आ गया. लेकिन चलो फिर भी हम केस B देखते हैं. केस B में फोर्स सेम दिया है. तो चलो क्वेश्चन देखो एक और बार, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो केस B क्या है, सेम फोर्स से, सब कंडीशन वही है लेकिन सेम फोर्स केस B. तो केस B के लिए सेम फोर्स के लिए हमने अभी पीछे डिराइव किया था, उसे याद भी रख सकते हो कि अगर वर्क डन बाय A B तो वर्क डन बाय A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका खुद का स्प्रिंग कांस्टेंट के इन्वर्सली. तो अगर इसे यहाँ पे लिखेंगे तो वर्क डन बाय P और वर्क डन बाय Q तो ये आ जाएगा KQ बाय KP. और अगर इसे भी उस तरह सॉल्व करेंगे KP ज़्यादा है तो वर्क डन बाय P को कम होना पड़ेगा, वर्क डन बाय P कम आ जाएगा और वर्क डन बाय Q ज़्यादा आ जाएगा, वर्क डन बाय Q ज़्यादा. तो वही आंसर आ गया. तो बहुत ही इजी है यार, सिर्फ आपको कैसे सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपको आ जाएगा. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्या है उस पर. तो नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम को देखते हैं हम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल फ्रेम्स. ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, सारे फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए भी. जैसे हमने नहीं देखा था क्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सिर्फ इनर्शियल फ्रेम या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फ्रेम होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो चलो देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे. अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स. फोर्स कितना दिया है, वेरिएबल फोर्स आ गया यहाँ पे. और ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम x is equal to 20 मीटर to x is equal to 30 मीटर, इट्स अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी. और अगर हम इससे वर्क डन निकाल सकते तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते. तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है x में है ना, तो ये आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स निगेटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे, ये आ जाएगा fx dx फ्रॉम x1 से x2. और fx कितना आता है 0.1x. तो इसे अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, रुको एक स्टेप मैंने ये कर दी ना तो इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा. तो इसे अगर ऐसे लिखेंगे तो अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1x² डिवाइडेड बाई 2 और इसके लिमिट होंगे 20 से 30 तक. और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे 0.1 इंटू x² हायर लिमिट का स्क्वायर
30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 0.1 इंटू 20 का स्क्वायर 400 बाई 2। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -45 प्लस 20, तो ये आ जाएगा -25 जूल। तो वर्क डन -25 जूल आ गया, लेकिन हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है और इनिशियल वेलोसिटी स्पीड दी है, तो ये कैसे आएगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो ये क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन -25 आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल कैसे आएगी? हाफ m इंटू वी स्क्वायर, वी क्या है? 10 का स्क्वायर, तो अगर ये आ जाएगा -500 और फाइनल अगर निकालनी है हमें तो इसे इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 500 - 25 दैट इज़ 475 जूल। तो आपको समझ में आ गया हमने क्या अप्लाई किया? पहले हमने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई की, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं, और स्प्रिंग फोर्स था, रिटार्डिंग फोर्स है तो वह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में होता है माइनस, स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है? F इज इक्वल टू -kx होता है ना, तो इसलिए हमने ये लिखा। और इसके बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे, दैट इज़ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ऑल फोर्सेस मतलब स्प्रिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, जिसमें 2 कंसेप्ट हमने अप्लाई किए। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है देखते हैं। एनर्जी करस्पॉन्ड टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। डिफाइंड ओनली फॉर पोटेंशियल एनर्जी ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होती है। अरे ये भी खत्म हो गया जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ओनली एंड ओनली, पोटेंशियल एनर्जी ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही इसका मेन क्वेश्चन सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र यही है। तो चलो देखते हैं हम CBSE AIPMT 2012 का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये वेरिएबल दिए है, आर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। वेयर A एंड B पॉजिटिव कांस्टेंट एंड R इज डिस्टेंस, R क्या है? डिस्टेंस है ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम एफ नेट 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन एफ नेट 0, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज। तो चलो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम में एफ नेट 0 होता है, तो और f क्या होता है? -du/dr को 0 से 0 करेंगे, ये इससे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे -du लिखेंगे टोटल, u ऐसा था a/r², लेकिन r को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा r⁻², r1 को ऊपर ले जाएंगे तो r⁻1 आ जाएगा। तो इसे ऐसे लिखेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। माइनस ये बाहर ही रहे तो डिफ्रेंशिएशन में ये आगे आ जाएगा, -2 आगे आ जाएगा और इसमें एक माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये r⁻³ आ जाएगा, और अगर ये -1 आगे आ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा br इंटू इसमें एक माइनस, डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं? इनमें एक माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा -2। तो इस तरह से अगर हम करेंगे और ये फिर 2 इस नेगेटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, तो ये आ जाएगा 2a, और इसको अगर नीचे लेंगे तो r³ आ जाएगा, और ये आ जाएगा b, और इसे अगर नीचे लेंगे तो r² आ जाएगा। और अगर हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव था इधर जाएगा तो पॉजिटिव, 2a/r³ इक्वल टू b/r², तो r की वैल्यू आ जाएगी 2a/b, और हमारा आंसर आ जाएगा 2a/b, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। बहुत ही इजी था, इसमें क्या था। और इस तरह से हम आ गए हमारे 8th क्वेश्चन के ऊपर। और 8th वाला क्वेश्चन क्या कहता है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क डन इज। पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है? तो मैं एक सिंपल चीज़ से याद रखती हूँ कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, कोई मास है
ब्लॉक का मास m है और इसमें अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि हाइट बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कब बढ़ रही है? जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये ऐसे याद रखेंगे, बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपॉन, ये तो नहीं आ जाएगा, बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन, जो कि CBSE AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। फोर्स F on a particle moving in a straight line varies with a distance d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 मीटर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है और हमें वर्क डन पूछा है, तो हमें ये पता होना चाहिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमें वर्क डन देता है। तो ये याद रखना है, एरिया अंडर एफएस कर्व विल गिव यू वर्क डन। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। तो ये मोशन तो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका एरिया देखेंगे। तो इसमें कितने हैं? 4 यूनिट है, इसमें 3 और 7 के बीच में 4 यूनिट है और इधर 2 यूनिट है, तो ये आ जाएगा 8। इसका एरिया 8 आ जाएगा और इसका एरिया आ जाएगा हाफ। बेस कितना आ जाएगा? 7, 8, 9, 10, 11। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, ये आ जाएगा 5 इंटू हाफ बेस इंटू इसकी हाइट आ जाएगी 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 और 5 अगर इसको ऐड करेंगे इस एरिया को, तो 8 और 5 हमारा आंसर आ जाएगा 13 जूल। तो हमें यही याद रखना है, एरिया अंडर एफएस कर्व विल गिव यू वर्क डन, यही इम्पॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला से भी प्रूफ होता है। और यहाँ से आपको लगेगा कि ये वाला एरिया क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे डॉट 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 लाइन। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो जैसे कि हमने देखा था कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे और ये मीन पोजीशन से यहाँ तक डिस्प्लेस करेगी और उसका वर्क डन देखा था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग आती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और x तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो चलो इस पे देखते हैं नीट 2023 का क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय, कितने से स्ट्रेच की है, अरे क्या हो रहा है, कितने से स्ट्रेच की है, 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच की है, इज u। 2 सेंटीमीटर से अगर स्प्रिंग स्ट्रेच की है तो पोटेंशियल एनर्जी u है। तो हमें पूछ रहा है इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ, अरे क्या हो रहा है ये, रुको। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के तो सेम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो के सेम होगा, हाफ तो कांस्टेंट होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा u1 बाई u2 और पहले 2 से फिर 8 से, तो अगर ये आ जाएगा 4/64, तो 4/64 दैट इज ये अगर हम इसे लिखेंगे 4/64 तो ये आ जाएगा 16। तो जो u1 को पहले उन्होंने u दिया है ना, तो हम लिख सकते हैं u2 इज इक्वल टू 16u, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम कब कंजर्व रहेंगे, कब कहेंगे, इसकी कंडीशन है इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेंगी। और इसे अगर
हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को लिखें तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और चलो ये लास्ट पॉइंट देख के हम वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर देते हमारा लेक्चर। और अगर कोई क्वेश्चन आई थिंक कि क्वेश्चन बचे हैं थोड़े बहुत, तो आप सॉल्व कर लेना या फिर आप बता सकते हो, मैं भी ले सकती हूँ। तो हम देखते हैं पावर क्या होता है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, मतलब पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, इसका यूनिट होता है वैट। और पावर को, इंस्टेंटेनियस पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स डॉट वेलोसिटी लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर को। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं हम पावर इनटू टाइम। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसकी लिमिट रखी जाती है, तो T1 से T2 आ जाएगा। और पावर और टाइम के बीच का एरिया, ग्राफ के बीच का एरिया हमें वर्क डन देता है। नेट वर्क डन आ जाएगा W1 माइनस W2, क्योंकि ये एरिया निगेटिव आएगा। तो पावर दी है और हमें वर्क डन पूछा है, तो हम इसे इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं BDT फ्रॉम T1 से T2, और इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जिनको आता है ये फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कर लो फाइंड आउट, क्योंकि अब बहुत समय हो रहा है। तो पावर ऑफ पंप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो हम इसे लिखेंगे पावर इज इक्वल टू V² dm/dt। ये मैंने फॉर्मूले याद रखे थे, आपको भी अगर डिराइव करना है तो आप देख लो, नहीं तो याद रख लो। पावर होता है V² dm/dt और फोर्स होता है V dm/dt। तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? तो फोर्स क्या होता है? V dm/dt। तो V dm/dt आ जाएगा V² dm/dt। तो इसमें भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फोर्स V dm/dt होता है, ये तो हमने पीछे देखा हुआ है वाटर जेट वाले प्रॉब्लम में। और dm/dt को हम लिख सकते हैं रो AV। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, A एरिया और V वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं, dm/dt को हम रो AV अगर लिखे और ये V मल्टीप्लाई हो जाए तो रो AV² हो जाएगा। और पावर अगर लिखनी है हमें, तो पावर लिखनी है तो फोर्स को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो AV क्यूब हो जाएगा। फोर्स है तो रो AV², पावर है तो रो AV क्यूब हो जाएगा। इफ वाटर वेलोसिटी इंक्रीज्ड एन टाइम, देन फोर्स क्या होगा? N²F हो जाएगा। फोर्स वेलोसिटी 2 टाइम से बढ़ाइए तो फोर्स में वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, तो ये आ जाएगा N²F। और पावर में वेलोसिटी का क्यूब आता है तो N³P। और जितने टाइम से बढ़ाइए उसका स्क्वायर रखेंगे और जितने टाइम से बढ़ाइए उसका क्यूब रखेंगे। पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू मास बाय लेंथ इनटू V³। ये सबसे डिराइव होता है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और मैंने ट्राई किया है कि पूरे कंसेप्ट लूँ। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो आप सॉल्व कर लो, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर दो कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, सॉल्व करके दो। और मैं जल्द ही कम्युनिटी बनाने वाली हूँ, व्हाट्सएप में कम्युनिटी बनाएंगे हम। तो वहाँ पे अगर आपने कोई कमेंट में बता दिया तो उसके आंसर मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हूँ, और नोट्स भी जल्द ही प्रोवाइड करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं फर्स्ट लेक्चर से ट्राई कर रही थी, लेकिन लिंक नहीं ओपन हो रही है, तो मुझे कम्युनिटी बनानी पड़ रही है, तो मैं बनाऊँगी जल्दी। तो चलो देन बाय। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही कंसेप्ट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। एंड आप जहाँ भी पढ़ते हो रेगुलरली अपनी पढ़ाई कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो तो लास्ट में आप पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। और मेरे लिए कुछ सजेशन हो, मतलब मैंने जो पढ़ाया है उसमें किसी को कोई डाउट है, या फिर क्वेश्चन जो समझाया क्वेश्चन है उसमें किसी को डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। चलो फिर चलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच।